अब इंडिया वापस रशिया के पास गया, मैं तेल लेता हूं, कहता तेल तो ले लो लेकिन मार्केट रेट में मिलेगा, साथ में $8 से $10 प्रीमियम देना पड़ेगा, अब मैं तुमको मुफ्त में देने वाला नहीं हूं। वो दिन चले गए दोस्ती के जब मैं तुमको $8-10 का डिस्काउंट देता था। अब मैं आपसे प्रीमियम लूंगा, लेना हो तो बोलो, नहीं लेना हो तो बोलो, दुनिया खरीद रही है मुझसे। लेकिन इंडिया तो नेतन्याहू और ट्रंप की गोदी में बैठा हुआ है। इंडिया हैज चोजन इट्स साइड। तो जब इस इंडिया ने साइड चूज कर ली है और ईरान को ड्रॉप कर दिया है, तो आपके पास तो कोई मॉरल राइट बचता नहीं है उसके बाद में, आप तो न्यूट्रल है नहीं। आप हारा हुआ आदमी अमेरिका की जनता को बता रहा है कि मैं विनर बन चुका हूं, मैं जीत चुका हूं। और जैसे जैसे इंडिया के रिलेशन बिगड़ते हैं ईरान के साथ में, वैसे वैसे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी खत्म होती चली जाती है, और हम ना घर के ना घाट के। अब पहले ब्रिक्स का बयान देना होगा। अगर होर्मुज बंद रहा, तेल आना बंद हुआ, तो इंडिया की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो आज बात करेंगे इंडिया के डिलेमा की, और खास तौर से ट्रंप के पागलपन की। ट्रंप कल शाम तक तो बोल रहे थे कि ईरान सरेंडर कर देगा, बस होने जा रहा है, हम लोग विक्टोरियस हैं। और आज अब उसने ये कहना शुरू कर दिया कि हम ऑलरेडी विनर हैं और किसी भी मोमेंट पे ईरान पूरा सरेंडर कर देगा, कुछ नहीं बचा वहां पर, सब कुछ खत्म कर दिया हमने, अब वो हमारा गुलाम बनेगा एक किस्म से, अब हम उसके मालिक बनेंगे, हमारा वहां पर सुप्रीमो होगा, जो हमारे हिसाब से प्रेसिडेंट बनेगा वो हमारे हुक्म पे चलेगा। मुझे लगता है कि हारा हुआ आदमी अमेरिका की जनता को बता रहा है कि मैं विनर बन चुका हूं, मैं जीत चुका हूं। कहानी थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सारे अपने सोल्जर्स गवा के, एयरक्राफ्ट गवा के, आज एक टैंकर विमान जो था वो भी गवा के, अभी भी इस आदमी को शर्म नहीं आती है। और आज जर्मनी ने ईरान के युद्ध से किनारा कर लिया कि मैं शामिल नहीं हूं उसमें। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने नॉर्वे के दौरे पर कहा कि जर्मनी इस युद्ध में नहीं है, ना ही इसका हिस्सा बनना चाहता है, ना ही नेटो अगर कहेगा तो भी हम इसका हिस्सा करेंगे, हम ईरान के विरुद्ध वॉर पे नहीं जाने वाले हैं। अब अमेरिका पड़ गया अकेला यहां पर, पूरा का पूरा, और उसका ये अकेलापन जो है वो अपने आप में इसको परेशान कर रहा है कि वाई व्हेन आई एम फाइटिंग, वाई नेटो इज नॉट विद मी। G7 के मीटिंग के अंदर, जहां पे जो सबसे रिच नेशन है, G7 कौन है? जो डोनर कंट्री है, अमेरिका, कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्री, यूरोप से 4 नेशन है, इसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, और एशिया से 1 जापान। ये डोनर नेशंस है। यहां पर भी बड़बोलापन खत्म नहीं हुआ ट्रंप का, और कहता है कि हम जीत चुके हैं, वी आर ऑलरेडी विनर, डिक्लेयर कर दिया कि हम विनर हैं। और बाकी जो 6 बंदे थे सारे के सारे चीफ, वो देख रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं भाई, इसको दिमाग का पागलपन है क्या? ये बातें भी हुई। इंडिया का डिलेमा क्या है? अब मैं इंडिया की वो स्टोरी आपको बताता हूं जो अभी तक आप तक पहुंची नहीं। खमनेई साहब की डेथ हो गई, खमनेई साहब को मारा, ये बात तो आप जानते हैं। अमेरिका और इजराइल ने मारा, हो सकता है उसके बाद मुज्तबा को भी मार दे या इंजर्ड कर दे, या जो भी आएगा जिसको चाहे वो मार दे उसको एज ए किलर। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है, इस साल नवंबर में समिट है, ब्रिक्स की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, क्योंकि ब्रिक्स के मेंबर पे अटैक हुआ। इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, चाइना है, रशिया, ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है। अब यहां से नई स्टोरी शुरू होती है अंदर की। जंग के 6 दिन के बाद भारत को याद आता है, जब इंडिया के शिप फंस गए, कि ईरान को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। इंडियाज डिलेमा, मैं उस पर बात आ रहा हूं जो मेरा टॉपिक भी है, कि इंडिया का मॉरल राइट कैसे चला गया। अब साहब यहां पे एक स्टोरी निकलती है। सबसे पहले फॉरेन सेक्रेटरी को एम्बेसी में भेजा जाता है दिल्ली में, जाओ जाके शोक व्यक्त करके आओ, थोड़ा अफसोस करो कि खमनेई साहब मर गए। ये वहां जाके कंडोलेंस बुक में मैसेज करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन बातचीत में इंडिया एक बात का ध्यान रखता है, वो कहता है कि पीसफुल तरीके से समस्या सुलझाना चाहिए, लेकिन अमेरिका और इजराइल को कंडेम नहीं करता खमनेई की हत्या के लिए, कंडेम नहीं करता, उस मीटिंग में भी कंडेम नहीं करता। उसके बाद जयशंकर बात करते हैं। जयशंकर दिन में 2 बार बात करते हैं, अब्बास अरागची जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं। उस मीटिंग के अंदर भी जयशंकर ने एक बार भी नहीं कहा कि खमनेई साहब की हत्या हुई है तो हम उस पर एक किस्म से कहा जाए तो इजराइल और अमेरिका को कंडेम करते हैं। ईरान इस बात को सुनना चाहता था कि इंडिया क्या कहता है। इंडिया ने उस बात को कहने से इनकार कर दिया।
इंडिया के 2-3 जहाज निकल आए बीच में, और बीजेपी ने अपने कुछ हैंडल से बोलना शुरू किया, हमारी कूटनीतिक सफलता, हमारा मास्टर, हमारा आका नरेंद्र मोदी सफल हो गया। जब बात नहीं मानी गई इंडिया की, ब्लैंकेट परमिट देने से ईरान ने इनकार कर दिया इंडिया के शिप्स को, तब कल रात को मसूद पेजेश्किन को मोदी को फोन करना पड़ा। मसूद पेजेश्किन जो कि प्रेसिडेंट है, उसको फोन करके फायदा क्या, अगर सुप्रीमो बात नहीं करता जो मुश्तबा है। अब वहां पे तो 2 रूल हैं, प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्किन तो सिर्फ शो पीस है, असली सत्ता तो खमनई के पास है, मुश्तबा खमनई के पास है, और वो जो चाहते वही होता है, या अली लारिजानी जो है वो चाहते हैं। अब ये यहां पर बातचीत होती है। इस बातचीत के अंदर भी मोदी एक बार भी नहीं कहते हैं कि हम आपके ऊपर अटैक जो हुआ है ईरान ने और इजराइल ने, जो अमेरिका ने किया है, हम उसको कंडेम करते हैं। इंडिया ने कंडेम नहीं किया। खमनई के मारे जाने को, उसको किल किया गया है, उस पर इंडिया ने अफसोस व्यक्त तो नहीं किया, मरने पे अफसोस व्यक्त किया, उसके मारे जाने पर अफसोस व्यक्त नहीं किया। अब यहां से ब्रिक्स का डिलेमा स्टार्ट होता है साहब, और यह डिलेमा बहुत बड़ा है। यहां पर कल यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव आता है, एक प्रपोजल आता है। वो प्रपोजल कहता है कि ईरान ने गल्फ कंट्री पे हमला किया, ईरान ने गल्फ कंट्री पे हमला किया, तो ईरान को यूएनओ के प्रपोजल में कंडेम किया गया कि ईरान ने गल्फ नेशन पर हमला किया तो हम उसको कंडेम करते हैं। इंडिया ने भी कंडेम किया, लेकिन इंडिया ने गल्फ नेशन पे ईरान के अटैक को कंडेम किया, लेकिन ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के अटैक को कंडेम नहीं किया। एक शब्द नहीं कहा, डर, खौफ। इस सरकार के पैर कांप रहे हैं। अब इंडिया ने चुप्पी साध ली इसके ऊपर, नहीं डायलॉग से होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, नाम नहीं लेना। खमनई मारा गया, खमनई हेड ऑफ स्टेट है, उसको किसने मारा है, उसको कंडेम नहीं किया। अटैक किया, उसको कंडेम नहीं किया। अब मसला यहां से बढ़ता है। भारत ने जितने भी टेलीफोन कॉल किए, राइट फ्रॉम जयशंकर टू फॉरेन सेक्रेटरी टू मोदी, भारत की ओर से कोई भी पीस प्रपोजल नहीं दिया गया। भारत कैसे पीस प्रपोजल दे सकता है? आज के अंग्रेजी के कुछ न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल, इंडिया कैन मीडिएट, बट आई से इंडिया कैनॉट मीडिएट, क्योंकि इंडिया अमेरिका और नेतन्याहू की गोदी में जाके बैठा है, तो उसको तो हक ही नहीं है। और ईरान इस बात को समझ चुका था कि मेरा वफादार इंडिया नहीं है, चाइना और रशिया है। ये बात उसको पता लग गई। इंडिया की गाड़ी निकल चुकी थी स्टेशन से, इंडिया की गाड़ी निकल चुकी थी। इंडिया हैड लॉस्ट इट। ईरान ब्रिक्स का मेंबर है, ईरान कहता है ब्रिक्स की मीटिंग बुलाओ और कंडेम करो। इंडिया प्रेसिडेंट है इस साल का ब्रिक्स का, इंडिया ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है। चाइना और रशिया भी कह रहे हैं कि मीटिंग बुलाओ। मीटिंग बुलाने का हक सिर्फ इंडिया का है, क्योंकि प्रेसिडेंट इंडिया है। इंडिया का मतलब नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की मीटिंग नहीं बुलाता है, क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर आप दरअसल देखा जाए तो आपको कंडेम करना पड़ेगा। इंडिया कंडेम करने से डर रहा है, इंडिया ऐसा प्रपोजल नहीं चाहता। लेकिन नवंबर में समिट है दिल्ली में, आपको समिट में तो आना पड़ेगा, और वहां पे डिक्लेरेशन होगी। उस डिक्लेरेशन को अमेरिका का और इजराइल का कंडेमनेशन तो होगा, तब आप क्या करोगे? इंडिया उससे बचने की कोशिश में है। मुझे लगता है कि ब्रिक्स का जो आई है ना, वो इंडिया को निकाल के ईरान को दे देना चाहिए, कि ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, ईरान और साथ में क्या कहते हैं चाइना एंड ये रशिया हो जाए, साउथ अफ्रीका हो जाएंगे। इंडिया का क्या काम है वहां पर? इंडिया तो अमेरिकन कैंप में चला गया, इंडिया तो ना इधर का ना उधर का। अब इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अब मसूद पेजेश्किन को मोदी ने वोट किया, अपना कॉल किया। अब तक जयशंकर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से 4 बार बात हो चुकी, और क्या कहते हैं आप बताइए? मैं आप कोट करके बताता हूं। जयशंकर क्या लिखते हैं ट्विटर के ऊपर? मेरी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से एक और बातचीत हुई, बाइलेटरल मुद्दों के अलावा ब्रिक्स से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। ब्रिक्स से जुड़े मुद्दे क्या थे? ईरान कह रहा था कि ब्रिक्स की मीटिंग बुलाओ, इंडिया कुछ चुप्पी साध के बैठा है वहां पर, इंडिया कुछ कहता ही नहीं। जयशंकर से फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं ईरान के, मीटिंग बुलाओ ब्रिक्स की, इंडिया चुप्पी, कुछ नहीं बोल रहा, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, जी यस ओके यस ओके यस ओके, हाँ ही नहीं कर रहा है कि मीटिंग बुलानी है नहीं बुलानी है। अब मीटिंग बुलाने का अधिकार भी इसका है। अब इस पर जो बातचीत हुई सारी, उस पर बात नहीं बन रही है, और बात इंडिया बोलना नहीं चाहता। भारत चाहता है कि इंडिया के जहाज छोड़ दिए जाएं, लेकिन वो मसूद पेजेश्किन के हाथ में नहीं है, वो अब्बास अराक्ची के हाथ में नहीं है, वो मुज्तबा खमनई के हाथ में कि तुम्हारा जहाज छोड़ना नहीं छोड़ना। ईरान की जो नीति है टिट फॉर टैट की, अभी कि तुमने मुझे धोखा दिया है तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वो चाहता है कि अगर मैं तुम्हारे जहाजों को छोड़ता हूं, जैसे चाइना के, रशिया के जहाज जाते हैं, तो तुम मुझे क्या दोगे? मुझे रिटर्न में बताओ तुम क्या दे रहे हो। ईरान की लीडरशिप के पास इतना तो राइट है ना कि वो मांग सके, और वो मांग रहे हैं तुमसे।
इंडिया ने कोई बयान जारी नहीं किया। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। 2 हफ्ते पूरे वॉर के हो गए। ब्रिक्स पर ईरान चाहता है कि एक भारत सख्त बयान जारी करे। इंडिया ने कुछ नहीं कहा। इंडिया की चुप्पी है, बिल्कुल हां भी नहीं करता ना भी नहीं करता। इंडिया फंसा पड़ा है। इस बीच एक ओमान, सऊदी और यूएई में भारत के एक एम्बेसडर रह चुके हैं, तलमीज अहमद। तलमीज क्या कहते हैं कि रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल पीस, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और यहां रहने वाले 1 करोड़ इंडियंस के जो हित हैं उसको साधते हुए सरकार का रवैया हैरान करने वाला है। ये बड़ा उदासीन रवैया है पूरा का पूरा। वो कहते हैं कि एक बड़ा अलूफ किस्म का कि मुझे मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा नाम ईरान है तो आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, लीस्ट बॉदर्ड। और एक शायद उत्तर प्रदेश से खबर आ रही थी जहां पर कुछ शायद मुस्लिम्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे ईरान के फेवर में, तो वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर कोई आता है, कहता है कि अगर तुम्हें ईरान को फेवर करना है तो ईरान चले जाओ इंडिया छोड़ के। मुझे लगता है कि ऐसे वक्तव्य आग में घी का काम करते हैं और इंडिया के रिलेशन और बिगाड़ देते हैं ईरान से। और जैसे जैसे इंडिया के रिलेशन बिगड़ते हैं ईरान के साथ में, वैसे वैसे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी खत्म होती चली जाती है और हम ना घर के ना घाट के। अब यहां पर भारत का रवैया अब अलग थलग हो गया, बिल्कुल अलग थलग। वी आर आइसोलेटेड राइट नाउ। इंडिया कहता है कि मैं मीडिएशन कर सकता है, आज के कई पेपर लिख रहे हैं इंडिया कैन मीडिएट, लेकिन इंडिया तो नेतन्याहू और ट्रंप की गोदी में बैठा हुआ है। इंडिया हैज चोजन इट्स साइड। तो जब इस इंडिया ने साइड चूज कर ली है और ईरान को ड्रॉप कर दिया है, तो आपके पास तो कोई मॉरल राइट बचता नहीं है उसके बाद में। आप तो न्यूट्रल है नहीं, आप तो ब्रिक्स की मीटिंग भी नहीं बुलाते हो, आप कंडेम भी नहीं करते हो। अब यह मसला हो गया साहब बहुत बड़ा। मसला इतना बड़ा हो गया कि अब हॉर्मुज में अगर आपको रियायत चाहिए तो फिर आपको यूनाइटेड नेशन और ब्रिक्स में ईरान का साथ देना पड़ेगा। भारत वो देने को तैयार नहीं है। भारत ईरान का साथ ब्रिक्स में और यूएन में देने को तैयार नहीं है। भारत अमेरिका और इजराइल को कंडेम करने के लिए तैयार नहीं है, ना अटैक करने के लिए, ना खमनई को मारने के लिए। अब इसको लेकर भारत की भूमिका अब संशय में आ गई है। अब इंडिया, यह कहा जा रहा है कि इंडिया अपने हित तो सोच रहा है, लेकिन जो ईरान के हित है, जो दोस्ती के हित है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचता। अब ब्रिक्स का क्या बयान होगा? जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को कुछ कदम उठाने जरूरी हैं। पहले ब्रिक्स का बयान देना होगा। अगर हॉर्मुज बंद रहा, तेल आना बंद हुआ, तो इंडिया की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन क्या इंडिया में वो हिम्मत है? और आज भारत के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड सरकार ने $12 बिलियन का बनाया है, ऐसा फंड, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, जिसके लिए मैंने एक पूरा एपिसोड किया दोपहर को, इकोनॉमिक इमरजेंसी इन इंडिया, वो देखिएगा कि इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है, कोलैप्स हो गई है, डिस्टेबलाइज हो गई है। अब इसको उठाने के लिए, संभालने के लिए 1 लाख करोड़ आज दे दिए गए आनन फानन में। इस किस्म के इमरजेंसी स्टेप तो कभी कभी होते हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने आर्थिक इमरजेंसी भारत में लगा दी है। इट्स ए इकोनॉमिक इमरजेंसी इन इंडिया। और उस पूरे के पूरे हमारे 5 लाख करोड़ के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सारे सफर हो चुके हैं, खत्म हो गए, पूरे के पूरे डेड हो गए हैं। और ये 5 लाख करोड़ का मतलब होता है कि करीब 60-70 बिलियन डॉलर का लॉस हमारा हो चुका है। और सरकार ने उसमें लिखा है कि जो रेवेन्यू शॉक्स होने वाले हैं आने वाले समय में, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। रेवेन्यू शॉक्स, 2 टर्म आती हैं, एक होता है रेवेन्यू लॉस, एक होता है रेवेन्यू शॉक। लॉस वो होता है जो 5% टैक्स कम हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा, और शॉक वो होता है जहां पर आपका टैक्स 50%, 60%, 70% कम हो जाएगा। सरकार कहती है रेवेन्यू शॉक होने जा रहा है और सब्सिडी बढ़ेगी तो हमारी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? यहां से इंडिया का नया डिलेमा स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होती है इंडिया की परेशानी। और मोदी ने एक किस्म से कहा जाए, सच कहा जाए तो ब्रिक्स के मुद्दा हो या ईरान का मुद्दा हो, सरकार ने, भारत सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मैं आपको बताऊं, इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होकर ईरान को इग्नोर करके, और उसका गुस्सा आप देखो, अब रशिया भी निकाल रहा है। अब इंडिया वापस रशिया के पास गया, मैं तेल लेता हूं, कहता तेल तो ले लो लेकिन मार्केट रेट में मिलेगा, साथ में $8 से $10 प्रीमियम देना पड़ेगा। अब मैं तुमको मुफ्त में देने वाला नहीं हूं। वो दिन चले गए दोस्ती के जब मैं तुमको $8-10 का डिस्काउंट देता था। अब मैं आपसे प्रीमियम लूंगा, लेना हो तो बोलो, नहीं लेना हो तो बोलो, दुनिया खरीद रही है मुझसे। ये कहानी आज की। बाकी स्टॉक मार्केट तो टूटी आज, आपको पता है 1400-1500 पॉइंट टूटी है। रुपया लहूलुहान होकर ₹92 पे, 92 रुपीज 50 पैसा पे। क्रूड ऑयल 100 से ऊपर। इससे बुरी खबर और क्या हो सकती थी? और इकोनॉमी दलदल में भारत की, और उसको संभालने के लिए आज मोदी इमरजेंसी फंड लेके आते हैं। इमरजेंसी फंड, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड ऑफ $12 बिलियन, ताकि इंडिया की इकोनॉमी को बचाया जा सके आईसीयू में जाने से।
जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अभी आपने जिसका बयान सुना है ये भारतीय तज्ज़ियाकार हैं, जिनका ये कहना है कि अब आके हालांकि भारत और ईरान जो है वो एक दूसरे के दोस्त थे पक्के, और उन्होंने कहा था कि हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। लेकिन इससे पहले भी वो जब ईरान का जो बहरी जहाज़ था, उनकी जो नेवी थी वो आ रही थी, उस पर भी अटैक हुआ, भारत नहीं बोला और अब भी नहीं बोल रहा। लेकिन